I'm audible, I hope. Please let me जी know. सर आप ऑडिबल हैं। जी सर आप ऑडिबल हैं। Okay. और ज़्यादातर इनकी जो इकोनॉमी है सर्विसेज पे रिलाई करती है, और कोविड की वजह से प्रीवियसली इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट कोई 5% 6% पे था, बट लास्ट ईयर कोविड की वजह से इनका जीडीपी ग्रोथ रेट 3% पे आ गया है। और इनकी टोटल इंपोर्ट्स अब देखें यहाँ पे, यू कैन सी आई हैव हाइलाइटेड विद ऑरेंज इज 7.8 यूएस बिलियन डॉलर इनकी 2020 में इंपोर्ट्स रही हैं, और इनकी एक्सपोर्ट्स अबाउट 4 बिलियन डॉलर हैं। और इनकी जो इंपोर्ट्स है उसमें जो मेजर शेयर है वो कैपिटल गुड्स का है, और फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देन इंटरमीडिएट गुड्स, फूड आइटम्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो मेरा ख्याल है हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि 11% है इनकी इंपोर्ट्स का। और थोड़ा सा इनकी प्रोडक्शन साइड हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर और फिशरीज मेन इनके सेक्टर हैं। ये एग्रीकल्चर में इनके मेजर प्रोडक्शन पीनट्स की होती है, कुछ मिलेट है, राइस, थोड़ी बहुत कॉटन भी ग्रो करते हैं, और फिश जो है वो अनदर सेक्टर। इंडस्ट्री इनके पास फूड प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग है। ज़्यादातर इनका रिलायंस फास्फेट की माइनिंग पे है, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको पता है फास्फेट जो है वो डीएपी, जो डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से इंडिया भी काफ़ी फास्फेट माइन करके लेके जाते हैं। एक्सपोर्ट पार्टनर्स और इंपोर्ट पार्टनर पे देखते हैं तो चूंकि ये फ्रेंच कॉलोनी रहा है, 1960s में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो स्टिल फ्रांस का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो अभी तक जो इनके मेजर जो है कंट्रीज इनको चीज़ें भिजवा रहे होते हैं, उनमें फ्रांस टॉप पे है। 15% शेयर इनकी फ्रांस के पास है। देन चाइना इज स्लोली टेकिंग ओवर द मार्केट। उसके बाद नीदरलैंड और ईयू। पाकिस्तान स्टैंड्स एट 29 पोजीशन। इंपोर्ट्स में देखें तो ये ज़्यादातर माली जो है इनसे इंपोर्ट कर रहा होता है चीज़ें, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी वजह यही है कि जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स जा रही हैं वो थ्रू डकार और सेनेगाल से गुजर के माली में जाती है। 21% इनकी माली इंपोर्ट करता है इनसे। फिर स्विट्जरलैंड है। इंडिया काफ़ी इंपोर्ट करता है, और वो भी फास्फेट माइनिंग ही ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 69 पोजीशन पे है। और पाकिस्तान से जो चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो ज़्यादातर रॉ हाइड्स एंड स्किन। ये एक ओवरऑल व्यू है सेनेगल का। ये एक इसका जियोग्राफिकल मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि वी आर हियर एट डकार द कैपिटल, इट इज़ इन द अटलांटिक ओशन। जो कोस्टल बेल्ट है वो फिशिंग के लिए है। सेंटर में आप देखते होंगे फास्फेट की माइनिंग है, कुछ गोल्ड माइनिंग, और नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स देखें तो सबसे ज़्यादा आपको जो ब्राउन कलर में नज़र आ रहा होगा वो फ्रांस और चाइना, ये दो इनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जहाँ से ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं। तो उसके बाद सेकंड कैटेगरी में देखें तो इंडिया, टर्की, नाइजीरिया और स्पेन। तो पाकिस्तान की थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में आता है। तो अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सेनेगाल की जो इलेक्ट्रिक फैन की मार्केट है उसमें क्या हालात हैं। तो इलेक्ट्रिक फैन में दो एच एस कोर्स के अंदर हमने देखा है, एक तो 841 और 45। टेबल फैन, फ्लोर और सीलिंग फैन, विंडो फैन, ये इसमें आते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी इंपोर्ट्स इलेक्ट्रिक फैंस की बढ़ी हैं अप टू 6.9। तो हम कह सकते हैं 2020 में ये 7 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने इंपोर्ट की है इलेक्ट्रिक फैन। और उसमें 7 में से जो इनका मेजर चंक है वो फैन एक्सक्लूडिंग द टेबल फ्लोर एक्सेट्रा, जो मेरा ख्याल है कि हमारे पास कैटेगरी है लेस देन 125 वाट। तो उसमें इनकी जो है इंपोर्ट्स वो 3 मिलियन डॉलर की थी। और 2016 से लेके 20 तक इनकी इस कैटेगरी में 60% ग्रोथ है। और 68% है जो 19 और 20 की। आप देख रहे होंगे 19 में 1.7 मिलियन है, और 20 में 2.9, ऑलमोस्ट 3 मिलियन इनकी एक्सपोर्ट्स। तो फैंस की एक्सपोर्ट्स बढ़ी है एक साल के अंदर। पाकिस्तान के साथ जब हम कंपेयर करते हैं कि सेनेगाल दुनिया से क्या मंगवा रहा है और हम इसको क्या बेच रहे हैं, तो इन्हीं दो टैरिफ लाइन में देखिए कि हमारी कोई एक्सपोर्ट्स नहीं, ज़ीरो है।
2017 में था कोई 2000 यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई थी पाकिस्तान से, और वो भी दूसरी कैटेगरी में 459 वाली। और देख लें कि अगर हम देखें तो 24 मिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं 2020 में, बट सेनेगल नील है, और सेनेगल की जो इंपोर्ट्स हैं वो है 3 मिलियन डॉलर। उसको हमारे पास कैपेसिटी भी है, पोटेंशियल भी है, और इस मार्केट को टैप कर सकते हैं। अनटैप मार्केट आपको ये मिलेगी। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि इसमें जो मेजर चंक है वो इस इलेक्ट्रिक फैन में कहाँ से आ रहा है। टॉप ऑफ द लिस्ट वो चाइना है। आप देख रहे होंगे इसमें 3.5 मिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से। अगर आप 2016 से 20 तक इसको देखें तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंक्रीज कर रहा है चाइना का शेयर, और दूसरे कंट्रीज जो हैं उसका रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें टॉप पे है चाइना, फिनलैंड और नीदरलैंड्स, फ्रांस और यूएई फिफ्थ पे है। तो अगर देखें तो दो ही डेस्टिनेशन में नज़र आ रही है जहाँ से ये चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, चाइना, फिनलैंड, और थोड़ा बहुत जो फ्रांस का शेयर है। और इसमें टैरिफ आपको बता देते हैं कि ओवरऑल जो टैरिफ इसमें है जो सेनेगल में है वो मिनिमम 5% है और मैक्सिमम 35% ऑफ, और एवरेज 5 to 10 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फैन की कैटेगरी में इसके ऊपर 20% ऑन एवरेज इसकी ड्यूटी है। फिर इसके ऊपर जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, कुछ 1% के स्टेटिस्टिकल टैक्स, और कुछ जो इनकी मॉनेटरी यूनियन है उसका 1% टैक्स है। नॉन टैरिफ में मेजॉरिटी जो है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन चाहिए होती है यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए, और वो इनकी जो एजेंसी है वो कोटेक्ना, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के लिए। फिर जो आपका जो भी वैल्यू है 5 मिलियन सेफा, एफ सेफा इनकी लोकल करेंसी है, तो उसमें उसकी जो वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा होगी आपकी शिपमेंट की तो आपको बैंक से इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। सिमिलरली एलसी है, अगर आप ओपन करते हैं तो वो भी आपको प्रोटेक्शन से रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो ये कुछ मेजर नॉन टैरिफ इसमें आते हैं। मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ पे ये क्योंकि फैन है डायरेक्टली रिलेटेड टू वेदर कंडीशंस। यहाँ का मौसम अगर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो वो रेंज करता है 20 से लेकर 30 तक। और यहाँ की जो बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, सीलिंग फैन का यहाँ पे नहीं है, रिवाज नहीं है, वो बिल्कुल नहीं लगाते। जैसे आपने देखा होगा मरी या गलियात में जाते हैं तो आपको सीलिंग फैन नजर नहीं आते, इसी तरह यहाँ भी किसी बिल्डिंग में आपको ये सीलिंग फैन नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो कहने के इलेक्ट्रिक फैन इस्तेमाल करने के महीने वो ज़्यादातर ये आते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जब ये बारिशें होती हैं तो थोड़ा सा आबस होता है, तो उस वक्त ये लोग यूज़ करते हैं। और वो भी ये आपके जो चाइनीज़ फैन है, रिमोट कंट्रोल छोटे स्मार्ट इलेक्ट्रिक फैन, वो यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। मार्केट एंट्री में चूँकि पाकिस्तान की प्रेजेंस अभी तक बिल्कुल ही नील है, तो इसमें बेहतर पहले तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि इनका डकार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अभी दिसंबर में होने जा रहा है, तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करें और अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं इधर आके गुड मार्केट। और फिर जब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, सेकेंडली आपको लोकल प्रेजेंस यहाँ पे करनी होगी, या आप अपना ऑफिस यहाँ पे बनाएं और वेयर हाउस यहाँ पे हायर कर लें और किसी लोकल के साथ पार्टनरशिप कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो मॉडल है हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो यही फॉलो करते हैं कि दे आर सिटिंग देयर, दे आर इम्पोर्टिंग बाय देमसेल्व्स, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने की हुई है, और ऑल ओवर दी सेनेगल भी सप्लाई करते हैं और माली को भी सप्लाई करते हैं। तो आप यू कैन टैप द टू मार्केट। और सिमिलरली जैसे भी मैंने कहा कि आप दूसरे कंट्रीज को भी कर सकते हैं, तो आप अगर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो आप अपने रीजनल एक बिजनेस हब बना सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर द राइस, सॉरी, द फैन मार्केट। अगर कोई क्वेश्चन है तो वी आर अवेलेबल हियर। जी ओवर टू यू।
किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है सर श्रेब अनवर से। इसके बाद हम सर अली कुल भट्ट साहब से नाइजीरिया के मुताबिक प्रेजेंटेशन देंगे। Any person who is willing to ask any question or make any comment, so you are free to. ये टॉपिक अपनी नज़र में चीज में की है। जी रमीज डार साहब, कमेंट भी मैं देना चाहूँगा। अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा जाने से पहले इन्फॉर्मेशन इनसे मिल गई है। तो ये इनकी बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि सीलिंग फैन के बारे में ये बात कर रहे थे, तो उस वक्त इनकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन काफ़ी था। कैन यू रिपीट दैट? ये दोबारा बताते सीलिंग फैन की बिल्डिंग्स के हवाले से मुझे उसकी थोड़ी सी समझ नहीं लगी है। हाँ, उस सीलिंग फैन का मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो वेदर ऐसा है कि सीलिंग फैन नहीं होते, तो ये नहीं, तीन इधर इस्तेमाल नहीं होते। इस्तेमाल नहीं होते। जो जो मेजर आपकी मार्केट होगी वो पेडिस्टल फैन जो छोटे साइज के होते हैं, उनको आप टेबल फैन ठीक हो, कह लें या स्मॉल पेडिस्टल फैन। और जैसे ठीक पाकिस्तान में भी हो। चाइना के आ रहे हैं, इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी चाइनीज के फैन आते हैं। चलो, थैंक यू। और किसी सर मैंने पूछना था कि जो पेडिस्टल फैन आप कह रहे हैं, जो चाइना के प्लास्टिक के पेडिस्टल फैन आते हैं 14-18 के, उस टाइप के पेडिस्टल फैन चलते हैं यहाँ पे? ये जो पाकिस्तान का फैन है पेडिस्टल फैन, वो भी चलते हैं? हेलो शेख साहब, आपको क्वेश्चन जहीर साहब ने आपसे क्वेश्चन किया सर, आपने हेलो सर श्वेत जी, कैन यू रिपीट? सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो आपके पास पेडिस्टल फैन की आप बात कर रहे हैं, हमारा एक ट्रेडिशनल पेडिस्टल फैन है जैसे 24 इंच बड़े वाला, वो वाले भी चलते हैं? यहाँ के जो चाइना के आते हैं छोटे प्लास्टिक के फैन जो आते हैं, वो वाले चल रहे हैं यहाँ पे? जी, वही जो प्लास्टिक वाले हैं वही चलते देखिए, चलिए, मेटल थैंक यू का जो है सर। जो पंखा जो पाकिस्तान में बनता है, सॉरी, जो मेटल का पाकिस्तान में पंखा बनता है वो थोड़े से हैवी साइज में होते हैं, यानी कि उसकी आपके ख्याल में मार्केट उस तरह नहीं है। हैं। नहीं, वो मार्केट नहीं है, पोर्टेबल ज़्यादा होते हैं फैन इनके पास, हल्का फुल्का सा प्लास्टिक का वो उठा के इजीली कैरी। और थोड़ा सा वो रिमोट कंट्रोल, जैसे आपको पता है वो चाइनीज आ गए हैं, तो जी इस जी। तरह की फैन जी ज़्यादातर मेजोरिटी क्या ये है, यही चीज़ें अवेलेबल है मार्केट अच्छा, में। एक मेटल वाला चीज मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सके तो डीसी फैन के हवाले से, वो उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? मुझे किस कैटेगरी पूछ रहे हैं, दोबारा बताएं। डीसी में 220 वोल्ट की बात नहीं कर रहा, 12 वोल्ट डीसी की बात कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट सोलर प्लेट्स के साथ चल जाते हैं या बैटरीज के साथ चलते तो देखिए वो डिपेंड करता है, लेकिन आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सोलर प्लेट की तरह रिवाज नहीं है, हैं। अभी अभी नहीं है यानी। अभी नहीं है। सोलर प्लेट्स तो किसी बिल्डिंग में मैंने नहीं देखा, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे नहीं है। उसकी शायद वजह यहाँ पे कोई मौसम थोड़ा सा होता है हेजी सा, डस्ट बहुत रहती है, तो उस वजह से वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी नहीं बेसिकली बनती। फिजिबिलिटी क्लियर वेदर में ज़्यादा बेहतर काम करता है, आपको पता है सोलर। जी जी, ऐसा ही है। तो उसका भी, सोलर सेल का भी होता है कि आप 12 o'clock से लेकर 4 o'clock तक की फुल कैपेसिटी पे करते हैं काम, उससे पहले भी और उसके बाद वो इतना सक्सेसफुल काम नहीं कर रहे होते। तो इसलिए यहाँ सर थोड़ा सा जो जो क्लियर वेदर इतना अवेलेबल बहुत कम होता है। सर ठीक हो। जो इसकी एनर्जी, सॉरी, जो एनर्जी के हवाले से यहाँ पे क्या सूरत हाल है एनर्जी की? यानी कि कोई शॉर्टेज है? क्योंकि जहाँ पे शॉर्टेज होती है वहाँ पे डीसी फैन हमेशा जो है क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी का क्या सूरत हाल है, वो जरा गाइड कीजिएगा। एनर्जी यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई शायद 1 आध मिनट के लिए बिजली जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती, और वो भी कोई महीने में 1 आध बार। और वो शायद इनकी कोई मतलब यहाँ पे लोड शेडिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है। बिजली इनके पास काफ़ी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये रिलाई कर रहे हैं थर्मल के ऊपर ही सारा। रेंटल पावर यानी कि प्लांट ये भी टर्किश कंपनी की है सी में, तो वो इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, बट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरा ख्याल है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये करना चाहिए कि इस तरह की ये प्रोडक्ट उधर लेके जाने चाहिए, डीसी फैन वाली भी। एक ये हमारे पास की पॉइंट हो सकता है कि एनर्जी की यानी कि महंगी होने की वजह से एक कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए।
जी, वो देखना पड़ेगा आपकी कंपेटिटिवनेस एज कम्पेयर टू चाइना। अगर तो आप उनको अच्छे रेट्स पे दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप मार्केट उनकी रेट्स की ब्रैकेट बता सकते हैं क्या, यानी कि चल रहा है उधर मामला? रेट्स इसको जो रिटेल प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कि अबाउट 10,000 CFA, 10,000 CFA is equal to 3.5 Pakistani rupees, 3,500, 3500, मतलब 3,500, 3,500 रुपीज। 3500। जी, ठीक हो, ये इससे उधर आप रिटेल काउंट कर चार्ज। सकते हैं कि आपकी ये यहाँ की रिटेल प्राइस है। तो आप यहाँ पे अपनी जो है एक्सट्रैक्टिव प्राइस देख लें, फिर उसके बाद फ्रेट चार्जेस और 20% ड्यूटी ऐड करके, तो इसमें देखें अगर आपको फिजिबिलिटी बनती है तो यू कैन कम्पीट विद इट। फिजिबिलिटी से बहुत नीचे जा रहा है काम। खासतौर पर ये चूंकि ये थोड़ा सा कह लें कि रीजन से दूर है, तो फ्रेट चार्जेस आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्रेट हाँ चार्जेस जी। रिसेंट जनवरी में ये जो फ्रेट चार्जेस थे वो थे $3,000 फॉर 20 फीट कंटेनर, but nowadays it is around 6,500 $6,500, 3 time increase. So ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आए, बट लॉन्गर टाइम में भी इट इज रिड्यूस, फ्रेट चार्जेस कम होते हैं तो फिर फिजिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मार्जिन शायद आपको मिल जाए यहाँ पे, लेकिन आपकी पर्सनल प्रेजेंस यहाँ पे अगर होगी तो देन यू आर सक्सेसफुल इन दिस मार्केट, क्योंकि ये अफ्रीका ट्रेडिशनल मार्केट से हट के है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रेडिट पे भी होती है, कैश पे भी होती है, और लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ से इंपोर्टर खुद इंपोर्ट करे और हम उससे वेयर हाउस से उठा लें, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे होते हैं रीजन में भी और लोकली भी। तो क्योंकि पेमेंट के इशू होते हैं, ज़्यादातर सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो खुद इंपोर्ट करते हैं, उनको पेमेंट के प्रॉब्लम नहीं होते, तो यहाँ से भी पार्शियल पेमेंट कर लेते हैं और पार्शियल पेमेंट यूएई में भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बिजनेस रन हो रहा होता है। एलसी बेस्ड कम है, क्योंकि एलसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रोटेक्टर से भी रजिस्टर होगी और बैंक में एक्सपेंसेस जब बढ़ जाते हैं तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट का मॉडल यहाँ पे चल रहा है, तो वो डिपेंड करते हैं आपकी डील के ऊपर। आई विल रिकमेंड कि 70-30 अगर रेशियो 70 एडवांस कर लें और 30 जो है वो अगेन कैश ऑन डिलीवरी हो जाए, जब बीएल शेयर करेंगे उनके साथ, तो वो एक मॉडल यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी इन वो। बट न्यू एंट्रेंट्स के लिए तो ज़्यादा फिजिबल यही है कि आप यहाँ पे आए, मार्केट को विजिट करें, आपको जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे हम मीटिंग करवाते हैं, और वेयर हाउस के हमारे पास कॉन्टैक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर किसी वो हायर करें अपने वेयर हाउस को, अपना एक बंदा बेशक बिठा दें जो जस्ट शिपमेंट को क्लियर करवा के अपने वेयर हाउस में दे दें, उसके बाद आसानी होती है चीज़ों के लिए। चाइनीज़ और इंडियन इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जो भी हैं उनके यहाँ पे फिजिकल ऑफिस अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने वेयर हाउसेज रेंट पे लिए, वहाँ पे अपने एक दो लोगों को बिठा देते हैं जो शिपमेंट को क्लियर करवाते हैं और पेमेंट करवा वापस भिजवा देते हैं, और बाकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई हो रही होती है। किसी और का क्वेश्चन हो सेनेगल की मार्केट से मुताल्लिक तो यू आर फ्री टू आस्क। I think so that's it. With your permission, may I proceed towards Sir Ali Khalil Bhat for his जी श्योर। presentation, sir? वो अली साहब की प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं। Sure, sir. Sure, sure. Sir, Sir Ali. जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, sir. Sir, over to you, sir. जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। नाइजीरिया के बारे में मैं आपको ब्रीफ सा एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद फिर हम मजीद इस पर डिस्कशन कर लेंगे जहाँ पे जिसको कोई भी सवाल अगर हुआ। ओवरऑल देखिए, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी मार्केट है, इसकी पोर्ट्स पे आसपास के ममालिक भी डिपेंडेंट है, और क्योंकि इसका हजम बहुत बड़ा है अफ्रीका के अंदर, तो इसकी अपनी एक से है, इसकी मार्केट की अपनी एक से है। जहाँ तक पंखों की बात है, क्योंकि इसका वेदर हॉट है, सारा साल वेदर एक जैसे ही रहता है तकरीबन,
तो पंखों की यहाँ पे डिमांड है, पंखे इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ शक्लों के पंखे इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको उसकी तफसील आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मार्केट के साइज के बारे में बता दूं। जो पंखों की ओवरऑल मार्केट पिछले साल रही है, जो इन्होंने इंपोर्ट किया, वो 11 मिलियन की इन्होंने पंखों की इंपोर्ट की है, जिसमें टेबल, फ्लोर, वॉल, विंडो, सीलिंग, रूफ फैन की कैटेगरीज आती हैं। तो 11 बिलियन डॉलर की पिछले साल की पंखों की इनकी मार्केट रही है, जो टोटली इंपोर्ट बेस्ड थी। उसमें जो सबसे बड़ा इनका इंपोर्ट का पार्टनर है वो चाइना है, और चाइना का तकरीबन उसके अंदर शेयर 70 से 80% है। उसके बाद मलेशिया और इंडिया है। ये पंखों की मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना, मलेशिया, इंडिया से बड़ी तादाद में पंखे नाइजीरिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद जो इनका ड्यूटी स्ट्रक्चर है पंखों को लेके, उस पे तकरीबन 20 से 25% इंपोर्ट ड्यूटी ये लगाते हैं और 7.5% वैट लगाते हैं। ये इनका इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है पंखों को लेके। इसके अलावा अगर किसी ने नाइजीरिया में पंखा एक्सपोर्ट करना है तो इनकी एक स्टैंडर्डाइजेशन की बॉडी है, उनसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसको सोन कैप कहते हैं, जो ये कंफर्म करता है कि जो पंखा या कोई भी इक्विपमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्री नाइजीरिया में इंपोर्ट किया जा रहा है वो नाइजीरिया के इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, सब स्टैंडर्ड नहीं है। तो उस सर्टिफिकेट को जो अथॉरिटी इशू करती है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नाइजीरिया, और सोन कैप का सर्टिफिकेट है। इसको SGS से भी आप ले सकते हैं, जो कि कराची में जिनका ऑफिस है उसको डील भी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ा ब्रीफ सा ओवरव्यू हो गया। अब पंखों को लेके यहाँ पे जो बड़े 4-5 ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं, उनमें एक ब्रांड ऑक्स है। ऑक्स चाइनीज ब्रांड है। फिर पैनासोनिक के पंखे हैं, पेनाटोन एक ब्रांड है इंडिया का, इसके पंखे यहाँ पे अवेलेबल हैं, सेंचुरी है, लॉन्टोर है, ORL है। ये वो ब्रांड्स हैं जो कि पंखों में बड़े कॉमनली यहाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। चाहे आप किसी हाइपर स्टोर में चले जाएं, चाहे आप एक लोकल मार्केट में चले जाएं, आपको इनके पंखे नजर आएंगे। अच्छा, जो पंखों का साइज है, इस तरह एक साहब ने पूछा कि जी हमारा जो लोकल पंखा है वो चल रहा है यहाँ पे या नहीं चल रहा, तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे 3-4 साइजेस के स्टैंडर्ड जो स्टैंडिंग फैंस हैं वो चलते हैं। जो स्टैंडिंग फैन होता है उसका तकरीबन 16 इंच का, 18 इंच का, 20 इंच का, 26 इंच का यहाँ पे कॉमन है वो। लेकिन 18 इंच का पंखा स्टैंडिंग फैन की बात कर रहा हूँ, उसकी डिमांड ज़्यादा है और वो सारा प्लास्टिक है। और पहले एल्यूमिनियम वायर वाले पंखे आ रहे थे, अब कॉपर के आ रहे हैं, तो कॉपर का बेसिकली प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी ज़रा आप कह लें कि लाइफ लंबी होती है। अब ग्रेजुअली यहाँ पे पंखों के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह शुएब साहब ने सेनेगल के बारे में कहा कि वहाँ पे लाइट अवेलेबल है, यहाँ पे लाइट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप समझ लें 12 से 14 घंटे बिजली इनके पास अवेलेबल नहीं होती, ये UPS या जनरेटर पे चल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ख़ास तौर पे पंखे हो गए या लाइट्स होंगी, इनमें रिचार्जेबल किस्म के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ गई है। पंखा उसमें से एक है। अब पंखे उसमें से रिचार्जेबल भी आ रहे हैं, फिर पंखों में एक ब्लूटूथ की एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गई है, रिमोट कंट्रोल पंखे भी आ रहे हैं, और इसके अलावा सेकंड हैंड पंखे भी यहाँ पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है, जो गरीब अवाम है, वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है। पंखा तो उन्होंने भी इस्तेमाल करना है। जो सेकंड हैंड पंखे आते हैं फिर वो उस स्पेसिफिक आप कह लें कि कंज्यूमर मार्केट को या मार्केट सेगमेंट को, जो कि सेकंड हैंड पंखा लेना चाहती है या अफोर्ड सिर्फ वही कर सकते हैं, उसको वो खरीदते हैं। तो जनरली अगर आप 5-6 पंखों में से आप करेंगे जी टेबल फैन, फ्लोर फैन, वॉल या रूफ या विंडो या सीलिंग फैन में से कौन सा पंखा सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है, तो ये स्टैंडिंग फैंस की डिमांड सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और उसमें 18 इंच वाला जो पंखा है वो चलता है। अच्छा, जहाँ तक प्राइजेस की बात है, मैं जो मार्केट में एक पंखा रिटेल शॉप पे पड़ा हुआ है उसकी प्राइस क्या है। 16 इंच का जो ऑक्स का पंखा है वो पाकिस्तानी 3 से 4 हज़ार का अवेलेबल है। इसी तरह 18 इंच का जो पंखा है, जो प्लास्टिक का है, स्टैंडिंग फैन है, वो तकरीबन पाकिस्तानी आप कह लें कि 6,000 के करीब अवेलेबल होगा। इसी तरह इनकी प्राइस थोड़ी वेरी करती जाती है। ये जो पंखों के स्पेसिफिक सेगमेंट है, ये प्राइस सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा। ये लोग प्राइस को लेके कॉन्शियस हैं। रिटेल प्राइस देखें, अगर 4,000 पाकिस्तानी दी जा रही है, मैंने खुद अपने घर के लिए ऑक्स फैन लिया है पाकिस्तानी 4,000 रुपये दे के, तो उसमें फिर देखेंगे मार्जिन किस लेवल पे चाइनीज कर रहे होंगे या उनकी जो अपनी कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी, वो आप अपने साथ एवेल्युएट करके देख सकते हैं। जहाँ तक
ओवरऑल मार्केट के ट्रेड बैरियर्स की बात है या नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात है या जो नॉन स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी होने की वजह से जो मार्केट के इश्यूज हैं, उनमें आजकल जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो डॉलर और नायरा का जो अपना रेट है, जिसमें नायरा कन्वर्ट होता है डॉलर में, वो आ रहा है। क्योंकि पिछले एक साल में शदीद किस्म के क्राइसिस आए हैं नाइजीरियन करेंसी के ऊपर, और पिछले 3 महीने में 25 से 30% करेंसी डिवैल्यूड हुई है। इस वक्त जो $1 है वो तकरीबन 574 नायरा के इक्विवेलेंट है ओपन मार्केट के अंदर, जो कि सबसे बड़ा आज तक का इनका रेट है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी इसका डिवैल्यूड हो रही है, आप देख रहे होंगे और आप अपने एनालिसिस भी कर रहे होंगे, सेम सिचुएशन इसको नायरा के साथ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है कि 3 से 4 तरह के मुख्तलिफ कन्वर्जन रेट्स चल रहे हैं। बैंक का अपना रेट है वो 414 पे है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 414 नायरा। ओपन मार्केट में अगर आप जाएं तो $1 इज इक्वल टू 574580 नायरा। इसी तरह अगर आप पोर्ट पे चले जाएं, जो पोर्ट में शिपमेंट क्लियर हो रही होती है, तो वहाँ पे जो कस्टम वाले हैं वो अपना एक अलग रेट चला रहे होते हैं। तो ये क्योंकि इकोनॉमीज और इनकी अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो ये इश्यूज हर तरह के इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को फेस करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ बैंकिंग चैनल्स इतने स्विफ्ट उस तरह से नहीं जिस तरह होने चाहिए। उस पर हम ऑलरेडी हमने केस मिनिस्ट्री से भी टेकअप किया हुआ है, ताकि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट्स में इश्यूज ना आए। लेकिन हम सबको यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि जो सबसे सेफेस्ट मोड है उसी के ज़रिए पेमेंट्स को क्लियर करवाएं, या अगर कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि लोग पेमेंट पाकिस्तान के बजाय दुबई या अमेरिका में करवा लेते हैं, क्योंकि पेमेंट पाकिस्तान में जब आ रही होती है तो कोई ना कोई बैंकिंग के इशूज आ रहे होते हैं। बाकी गुजरावाला से एक कंपनी थी चैम्पियंस फैन, सुलेमान साहब, उन्होंने यहाँ पे पहले भी आने की कोशिश की थी, अभी भी कुछ कोशिश वो कर रहे हैं, उनके यहाँ पे पार्टनर हैं या उनके आई थिंक एजेंट है जो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं आने की। लेकिन जो ओवरऑल मेरी डिस्कशन हुई है उनके साथ या जो मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है वो ये है कि प्राइस में आके हमें कम्पीट करने में मुश्किल आती है। और कोविड में जिस तरह के पोर्ट के हालात हैं, जिस तरह की शिपमेंट्स के हालात हैं, जो पेमेंट के इश्यूज हैं और जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स फॉर द सी शिपमेंट्स हैं, उसमें ओवरऑल हर बंदे इफेक्ट हुआ है। इस सिचुएशन में जिन्होंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को वेयर हाउसिंग में स्टोर कर लिया हुआ था, उन्होंने तो मार्केट एक्सप्लॉइट कर ली, क्योंकि इंपोर्ट बहुत स्लो हो चुकी हुई थी, इंपोर्ट बल्कि कदरें गिर चुकी हुई थी। तो जो मार्केट में जिनके पास माल था उन्होंने तो बेच के मार्केट कर ली वैल्यू, उसमें प्रॉफिट भी मार्जिन से निकाल लिए। लेकिन हमारी वहाँ पे ना प्रेजेंस थी ना एग्जिस्टेंस है उस तरह से। तो इसमें यही है, जैसा शुएब साहब ने भी आपसे पहले कहा कि एक दफ़ा आप आके खुद भी सर्वे हमारे साथ कर लें, हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करेंगे, आपकी रिसर्च में भी सपोर्ट करेंगे, आपको लोगों से भी मिलवाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही बेहतर किस्म की फिजिबिलिटी बना सकते हैं कि आपका पंखा आपको कितने का पड़ता है और यहाँ अगर आप इम्पोर्ट करेंगे तो कितना का पड़ेगा। तो इसमें गुजारिश हम सबसे यही करते हैं कि देखिए अफ्रीका है तो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट, लेकिन बात सिर्फ नाइजीरिया की नहीं है। नाइजीरिया या पूरे वेस्टर्न अफ्रीका आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ग्रेजुअली जो फ्यूचर नज़र हमें आ रहा है, जिस तरह ये ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, 8 से 10 साल के बाद वो कंपनीज जो अफ्रीका में कहीं पे भी इस्टेब्लिश हो चुकी होंगी, उनके लिए पूरा अफ्रीका ड्यूटी को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके ईजी हो चुका होगा। आज भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो जिनका गरीब ममालिक जैसे नाइजर हो गया या कैमरून हो गया, घाना घाना हो गया, युगांडा हो गया, वहाँ पे अपने सेटअप्स लगा के बैठे हुए हैं और वहाँ से वो बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज उसको कवर कर रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप नाइजीरिया में अगर प्रोडक्शन सेटअप लगा लें, लेकिन और भी ऐसे ममालिक हैं जो उसके जो पड़ोसी ममालिक है और वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर है। अगर आप वहाँ पे अपनी वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन सेटअप बना सकते हैं, वहाँ पे कोई अपने एजेंट्स हायर कर सकते हैं, उनके थ्रू आप अफ्रीकन साइड को या वेस्ट अफ्रीकन साइड को जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उसको टारगेट करें, उसको पेनिट्रेट करें। ये भी एक मॉडल है जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। मैंने कराची के ऐसे लोग देखे हैं जो कि ईस्टर्न साइड पे बैठ के साउथ और नॉर्थ अफ्रीका को टारगेट कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो हमारी आपसे ओवरऑल गुजारिश एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन या प्रेजेंटेशन यही होती है कि ऑन ग्राउंड हमारी प्रेजेंस कमज़ोर है हर सेक्टर को लेके। जब तक हम अपने आप को ऑन ग्राउंड स्ट्रांग नहीं करेंगे, प्रेजेंस इंप्रूव नहीं करेंगे या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं बनाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट में नजर आए, तब तक हमारा compete करना मुश्किल रहेगा। इसमें देखिए ये बात क्लियर है कि हमारी प्राइस और चाइना की प्राइस का फ़र्क है, और उसमें बेस्ट मॉडल ये है कि किसी तरह आप उस प्राइस को मैनेज कर सकें, या यहाँ पे प्रेजेंस इस तरह की ले आएं कि अगर आप
नाइजीरिया के बजाय जो नाइजीरिया के हमें एक्रेडिटेड कंट्रीज हैं, बेनिन हो गया, घाना हो गया, कैमरून हो गया, टोगो हो गया, वहाँ पे अपने आप को मजीद स्ट्रेंथन करें। तो ये ओवरऑल हमारी हर किसी से गुजारिश भी रही है। बाकी हम अवेलेबल हैं, कोई कंपनी पाकिस्तान से नाइजीरिया या एक्रेडिटेड कंट्रीज में आना चाहती है डेलीगेशन की शक्ल में, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट इन वट एवर टर्म्स दे वांट। तो ये मेरे मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन थी। कोई किसी किस्म का अगर सवाल है तो आई एम अवेलेबल। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। रमीज डार साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? रमीज डार साहब। जी मैं सुन रहा हूँ। वालेकुम सलाम। Sir Shoaib Anwar or Sir Ali Tamkeen, Ramiz Dar Saab is the newly elected chairman Pakistan Electric Fan Manufacturers Association. तो रमीज डार साहब, हम आपके जो भी वर्दी ट्रेड इन्वेस्टमेंट अटैचेस में प्रेजेंटेशन थी, हम थोड़ी सी आपके कमेंट्स भी चाहेंगे, क्योंकि हमने ये ओवर द टाइम रियलाइज किया है कि हमारा और चाइना का प्राइस डिफरेंस इस कदर है कि जितनी हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, इतना फाइनल पंखा 3000 में उधर बिक रहा होता है। तो इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? और दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे दोनों ट्रेड इन्वेस्टमेंट अटैचेस ने आपको कहा है कि ऑन ग्राउंड प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, और अगर आप आएंगे तो फैसिलिटेट भी किया जाएगा। तो आप ऑन ग्राउंड प्रेजेंस के लिए हम TDAP और ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कॉन्सुलेट्स हैं हमारे, वो आपको कैसे असिस्ट कर सकते हैं? प्लीज काइंडली गाइड अस। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि दोनों की प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस है हमारी और चाइना की। इसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी तभी जाके हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी हम उसमें हैं, जैसे कि आगे मैंने बोला है कि लागोस के अंदर वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, तो उस तरह के मामला है उसमें मेरा ख्याल है हम कुछ बेहतर प्ले कर सकते हैं। उसमें वो दूसरे फैंस हैं DC वगैरह, वो मामला उसमें गालबन वहाँ के मार्केट सर्च भी मजीद हो जाएगी, करेंगे देखिए। और दूसरा दोनों ने इसके ऊपर जोर दिया है, दोनों ने जो बिजनेस मॉडल बता रहे हैं कि जो चाइना और इंडिया अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको देखना पड़ेगा उधर आके। पहले तो देखेंगे मार्केट में आया हमारे लिए क्या है, देखेंगे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी पड़ती है, नई प्रोडक्ट के साथ आते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आते हैं, वो देख कर तो फिर ये मामला में हल आगे चल सकते हैं। वो डेफिनेटली हम आ रहे हैं 23 को मेरा है गालबन शुरू हो रहे मामला, उसके बाद ही इसमें बेहतर कमेंट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नबील इलियास साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? नबील इलियास साहब। जी, मैं सारी प्रेजेंटेशन तो मादरत से नहीं सुन सका, लेकिन मैं भी आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी, नबील इलियास साहब, आप नबील इलियास साहब is the director of GFC Fans. He is a very seasoned businessman, and he has been he's a second or third generation businessman in this field, so he is very competent enough to comment on the matter. सर, आप अगर आपको कोई कमेंट सेनेगल या नाइजीरिया की मार्केट से मुताल्लिक, दैट वुड बी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। देखिए, नाइजीरिया की मार्केट अगेन जो है वो हमारे लिए काफी हम पर्सनली सोचते हैं कि देयर इज अ गुड पोटेंशियल इन नाइजीरिया, क्योंकि नाइजीरिया की ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल हालात पाकिस्तान जैसे हैं। ऑब्वियसली सिक्योरिटी का थोड़ा इशू है, पेमेंट्स का थोड़ा उधर इशू है, लेकिन वी नीड टू वर्क ऑन दैट। अभी तो ट्रेड डेलीगेशन जा रहा है, पहले भी 1-2 दफा नाइजीरिया हमारी ट्रेड डेलीगेशन जा चुके हैं, लेकिन हमें कोई सक्सेस नहीं मिला था उधर। अब दोबारा जा रहे हैं, देखे पंखों में हमने काफी तब्दीली कर ली हुई है। सो वी आर गोइंग, आपका जो जा रहा है TDAP के साथ, कब जा रहे हैं हम? नवंबर 25 को शायद जा रहे हैं। तो अब हम जाते हैं, जाके एक दफा दोबारा मार्केट स्टडी करते हैं अगेन। जैसे सेनेगल में तो बहुत पंखा नहीं बिकता, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल अभी हम इंटरेस्टेड होंगे, वो हमारा पंखा जाएगा भी नहीं। नाइजीरिया की मार्केट ऐसी है जिसमें हमारा पंखा बिक सकता है, और वो डेफिनेटली अब जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा फर्दर स्टडी करते हैं, उस हिसाब से पंखे डेवलप भी करेंगे। और अगेन अफ्रीका में अगर जाना है तो नाइजीरिया इज वन ऑफ द पॉपुलेशन वाइज में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, तो वो गर्मी भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा। बाकी कई मुल्कों में तो गर्मी बहुत लिमिटेड पड़ती है, नाइजीरिया इज वन कंट्री जिसमें गर्मी काफी ज्यादा है। तो डेफिनेटली जी एफर्ट करनी है, लेकिन अगेन जो डेटा अभी हमारे पास थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा मिल जाए, थोड़ा बाइफरकेट कर दें कि हमें ओवरऑल कितने $1 मिलियन की इंपोर्ट है चाइना से, कितनी है,
फर्दर अगर उसको थोड़ा कैटेगराइज किया जाए, स्टैंड फैन की कितनी सेल है, या अगर फर्दर हमें ये मिल जाए कि इंपोर्ट वैल्यूज क्या है पंखों की, क्योंकि मार्केट की प्राइस से तो कुछ आपको पता नहीं लगता, मार्केट की प्राइस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितने का वो 3,000 का या 4,000 का पाकिस्तानी बिक रहा है, दैट डजंट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन। वी डोंट नो द प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रेड। अगर ट्रेड का प्रॉफिट 5% है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, इफ ट्रेड का प्रॉफिट 50% है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इफ यू कैन गेट सम डेटा कि भाई आपकी इंपोर्ट वैल्यूज क्या हैं जो पंखे आ रहे हैं, अगर उसकी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली, दैट विल बी मोर यूजफुल इंस्टेड ऑफ जस्ट इन पाक रुपीज में। कोई फायदा नहीं है हमें इस इंफॉर्मेशन का। हमें तो एग्जैक्ट पता चलना चाहिए वो पंखे चाइना से जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो किन वैल्यूज पे इंपोर्ट हो रहे हैं, और प्लस कस्टम ड्यूटीज क्या है, रेगुलेटरी ड्यूटीज क्या है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है जो उसके ऊपर पड़ता है। जब तक ये सारी चीजें पता नहीं चलेंगी तब तक तो कोई ये 3 से 4,000 का नंबर बताना इज लाइक इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल एट ऑल। तो मेरा तो यही है, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा रिसर्च कर ले, ऑल्दो अब तो हमारा अपना डेलीगेशन जा रहा है, आई आस्क देम टू, मैं तो नहीं जा सकूंगा लेकिन मेरी टीम जा रही है, दे विल गो इन द मार्केट एंड दे विल स्टडी एवरीथिंग। बट अगर आप लोगों से भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन फर्दर मिल जाए तो दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर अस। नबील साहब, आपने पूरी प्रेजेंटेशन आई थिंक सुनी नहीं, जिस आपने जी फरमाया शुरू में। हमने थोड़ा सा डाटा शेयर किया था कि इम्पोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर क्या है और स्टैंडर्डाइजेशन के क्या जी, मामलात हैं। तो मैं रिपीट कर मैंने देता हूँ बताया, वैसे। मैं पूरी सुननी, हाँ जी, हाँ पूरा जी। मैं इसलिए गुजारिश करूँगी क्योंकि आप सुन नहीं सके, इसलिए आप वो सवाल पूछ रहे हैं। जी जी तो एनी हम आपसे शेयर कर लेंगे, और अगर आपको मज़ीद कुछ चीज़ चाहिए तो आप भी बेशक हमें बता दें, हम उसमें आपकी पूरी आपकी हेल्प करेंगे, बताएंगे आपको। जी मेरा ख्याल है कि ड्यूटी के बारे में जो उन्होंने बताया वो 20% इम्पोर्ट ड्यूटी है, साथ उन्होंने बताया कि जी 7.5% अलग से ड्यूटी है। ये दो ही मेजर ड्यूटी का पोर्शन उन्होंने बताया। सर इसके जो भी साथ मज़ीद प्राइसिंग है आप हमें क्या बताएं, हम उसको मज़ीद भी चेक करेंगे। लेकिन ये जो 7.5 पॉइंट है ना, वैट है सर, 7.5% वैट है, वैट 20% सर इम्पोर्ट ड्यूटी है। जी सर शोएब साहब ने बताया था कि उनकी जी 30 से 35% वेरी कर जाती है ड्यूटी, वो उसमें मज़ीद आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके हमारी 20% है इम्पोर्ट ड्यूटी, 7.5 वैट है। इसके अलावा सर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सोन कैप का एक इदारा है जिससे आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है ताकि आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो मीट हो रहे हैं। SGS जो कराची में कंपनी है वो उसका सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। इम्पोर्ट प्राइस तो नहीं पता चल सकती आपका, अगर एक स्टैंड फैन आ रहा है जी मेटल का 18 इंचेस, उसकी इम्पोर्ट प्राइस क्या होगी, तो उसका कोई आइडिया है आपको? वो सर इम्पोर्ट प्राइस हमें पता करनी पड़ेगी। आपको पता है उसके सीधे सीधे कोई तरीके नहीं है इम्पोर्ट प्राइस निकालने के कंपनी के, चाइनीज कितनी की कर रहे हैं, वो तो एक कंपनी का अपना सीक्रेट होता है ना, लेकिन हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह। कस्टमर वालों नहीं से नहीं, वो बात ट्रेड करके। डेटा तो आपको मिल जाता है ना, ट्रेड डेटा तो पाकिस्तान से मिल जाता है, कितना पंखा इम्पोर्ट हुआ, कोई भी तो आपको ट्रेड डेटा आपको मिल जाता है, उससे आपको पता चल जाता है कि कितनी इम्पोर्ट हुई है, क्या वैल्यू है। थोड़ा सा अगर वो आप हमें इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर दें, वो भी क्योंकि जो सर आपसे जो देखिए चाइना से पंखा आ रहा है ना, $9.5 मिलियन के तकरीबन पंखा चाइना से आ रहा है, पिछले साल ठीक कितने का आया है, और वो $9.5 मिलियन। जी 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 जी, सर नाइजीरिया के अंदर। और क्वांटिटी में कितना है, कोई क्वांटिटी में है अंदाजा आपको कितना है? जी क्वांटिटी भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमने बेसिकली कि इसको अगर प्राइस पे सेनेगाल में फिक्स किया था। 7 मिलियन का आ रहा है, नाइजीरिया में 7.9 मिलियन का है, तो थोड़ा सा डेटा मुझे लग रहा है कि वो नहीं, कम नाइजीरिया होएगा। का मैंने 3 मिलियन तकरीबन। नाइजीरिया का $3 नहीं मिलियन नहीं, की इम्पोर्ट है। सेनेगाल का मैंने 3 कहा था। जी अगर मैं सेनेगल में 2.93 मिलियन डॉलर की। ठीक, सेनेगल का ये जो इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फैन जो आपने एक टेबल बनाया हुआ था, इसमें 2020 में 6.9 मिलियन का नहीं आ रहा, अच्छा लेस देन 125, और वो हाँ वो दो ठीक दो कैटेगरीज में है। ठीक सही ठीक। चलें, बाकी तो जी देखिए हमारी टीम आएगी तो थोड़ा सा स्टडी करेगी, दैट्स माय मेन कमेंट। अभी तो थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। अच्छा इसमें प्राइस के हवाले से वो जैसे अली ने बात की है, तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो फ्रीली अवेलेबल डेटा है, जैसे अगर हम कस्टम्स का भी डेटा ले लें या क्योंकि इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज के लिए तो हमें वो दूसरे जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे ट्रेड मैप वगैरह।
तो उसमें क्वांटिटी में और वैल्यू से आप निकाल तो सकते हैं पर यूनिट प्राइस, लेकिन वो कई दफ़ा हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ट्राई की तो वो ट्रू प्राइस नहीं आती वो। तो वो आपको एक रफ एस्टिमेट ही मिलेगा इंटरनेशनल जो प्राइसेस कोट होती है। उसकी एक और वजह भी है क्योंकि अंडर इन्वेस्टिंग आपको पता है रीजन्स में बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो विड्रॉल के अगर कस्टम से निकलेगी एग्जैक्ट तो वो भी जो भी इनकी इनवॉइस प्राइस होगी वही होगी। अब वो अंडर इनवॉइसिंग है या ट्रू प्राइस है तो इट्स सम डिफरेंट थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जहीर अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जहीर अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अली साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नाइजीरिया में ऑलरेडी कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के फैन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं या कि बिल्कुल सिरे से पाकिस्तान से कोई इंपोर्ट हो ही नहीं रही है? शुक्रिया जहीर साहब। जहीर साहब चैंपियंस फैन वाले गुजरांवाला से हैं, उन्होंने कोशिश की थी पंखे लाने की, सलमान साहब। उसके अलावा मुझे कोई कंपनी ना मिली है, ना मुझे पाकिस्तान का पंखा मार्केट में नज़र आया है। मैं 3-4 शहरों में गया हूँ, मार्केट में भी गया हूँ, लेकिन पंखा मुझे पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान नहीं मिला। अच्छा सर, लेकिन सलमान भाई से तो मेरी बात हुई थी, मैं सुपर एशिया से हूँ, मैं भी गुजरांवाला से हूँ। आप मैं हमें विजिट भी किया था हमारे पास आने से पहले। बिल्कुल तो जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं ये सलमान भाई से मेरी डिस्कशन हुई थी, लेकिन उनकी तो शिपमेंट जो उन्होंने की भी हुई है वो भी अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाई ना। वो मेरे ख्याल में पार्टिसिपेशन भी इसलिए नहीं कर रहे इस एग्जीबिशन में क्योंकि वो उनके पंखे नहीं पहुँच पाए अभी तक ना। वो में हमें कंटेनर अभी डिले है उनका, तो वो तो मेरे ख्याल में अभी उन्होंने उनकी प्रेजेंस हुई भी नहीं है यहाँ पे। जी सर, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सलमान साहब से जब मेरी बात हुई थी तब वो अपनी शिपमेंट और ये भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह मैं आपसे मिला था ना, मैं उनसे भी तब मिला था, लेकिन मुझे मार्केट में पंखा नज़र नहीं आया जी पाकिस्तान का। अच्छा, दूसरा अली भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे थोड़ा सा डाटा अगर आप शेयर कर दें, वो हमारे सबके लिए फिजिबल होगा इंपोर्टर्स की लिस्ट के हवाले से ना। तो थोड़ा सा मुझे जी डाटा मिल जाए ताकि हम आने से पहले कुछ थोड़ा सा होमवर्क कर लें इस हवाले से, किसी लोगों जी से जहीर साहब, जो है वो इन कांटेक्ट हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जहीर साहब, उस पर ना हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। मैंने आपको डाटा इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि हम डाटा को बेसिकली आप कह लेंगे उसकी कांट छांट कर रहे हैं। आज हमारा एक सेशन भी है सॉफ्टवेयर का ना इसके बाद, जिसमें हमने बेसिकली जो आपके B2B सेशंस हैं उसको हमने डेवलप करना है थोड़े से ऑर्गेनाइज फॉर्म में। मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम आप दे दें ताकि मैं आपसे रियल डाटा शेयर कर सकूं। वैसे जो लिस्ट है नेट से उठा कर अगर मैं भिजवा दूं तो वो तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो डाटा यूजलेस होगा आपके लिए, ना आपको वो रिस्पॉन्स आएगा और ना ही वो शायद वैलिड डाटा हो। तो हमने इससे हमारा जो फील्ड ऑफिसर है, जो मेरा TDO है, वो रोज मार्केट जाके डाटा वेरीफाई कर रहा है। उसमें जितने भी हमारे पास 8 से 9 सेक्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास जो लिस्ट है, जो अवेलेबल डाटा है, हम उसको पहले वेरीफाई करें ताकि जब आपसे डाटा शेयर करें तो वो ट्रू डाटा हो। उसके अलावा भी हम और प्लान्स भी कर रहे हैं, हम 1-2 मॉडल्स बना रहे हैं जहाँ पे आपके आने से पहले आपका जो आपके रेलेवेंट बायर है उससे इंटरेक्शन हो जाए, ताकि जो B2Bs हम प्लान कर रहे हैं वो आपने खुद भी प्लान कर ली हो। इस पे हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। जो हमारी अपनी टीम है, जो हमारा इवेंट ऑर्गेनाइजर है, जो ट्रेड मार्केटिंग की टीम हमने रखी हुई है, सब हम उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि 8 से 9 डिफरेंट सेक्टर्स हैं तो थोड़ा सा उस पर इसलिए टाइम लग रहा है। मैं आपसे एक वो रूटीन वाला डाटा या ईमेल है या वो नंबर शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर फायदा ना आपको होगा ना कोई रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, बल्कि आप कहेंगे यार ये क्या डाटा शेयर कर दिया, इसका जवाब ही नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम आप दे दें। मैं इंशाल्लाह आपसे इस मंथ के एंड पे कुछ ना कुछ उस पर जरूर आपसे शेयर कर लूँगा, जिसपे आपको थोड़ा जो रिलायबल डाटा होगा। अली साहब थोड़ा सा मुझे बताएं कि हमें वो कंसाइनी की डिटेल भी अभी तक शेयर नहीं की गई जो हमने सैंपल मूव करने हैं, तो उस पर कोई फर्दर कोई उस पर हुआ है कि नहीं हुई, वो जरा बता दें कंसाइनी क्योंकि की फिर जी सैंपल्स सही हमारे साहब, लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं हमने कंसाइनी की डिटेल शेयर कर ली हुई है। जब आपने हमारी लास्ट सेशन हुआ था उसी के अगले दिन हमने कंसाइनी की डिटेल शेयर कर ली थी TDP के साथ। लेकिन जुल्फकार साहब ने अभी तक हमसे शेयर नहीं की वो जो डिटेल है कंसाइनी की ग्रुप में। मैं जुल्फ़िकार साहब से बात कर लेता हूँ कि क्यों नहीं की। और उसमें देखिए जो हमने शेयर की थी वो बेसिकली हमने फेडेक्स और DHL के लिए की थी। फेडेक्स या DHL की जो शिपमेंट्स आ रही हैं। जी जी, वो फेडेक्स और DHL पे ही जारी सी बात है, वो बाई सी तो हम मूव भी नहीं कर सकते ना, वो तो टाइम ही नहीं है अभी बाई सी के लिए, तो हम नहीं DHL बायसी या नहीं कह फेडेक्स ही रहा। करेंगे। जी जी नहीं, हमने शेयर उसी जी, उसी दिन कर ली थी, अगले दिन ईमेल लेकिन जुल्फकार ऑफिशियल। साहब की तरफ से अभी तक मैंने कल भी उनको मैसेज किया था, अभी तक हमें कंसाइनी डिटेल नहीं शेयर हो सकी।
मैं जी अभी उनसे बात कर लेता हूँ जुल्फिकार साहब से। चले, क्योंकि हमारे सैंपल आपने कहा था कि 3 से पहले पहुंच जाए ना, जी तो वो जी हम जी जी हमें कंसाइनी डिटेल ही नहीं होगी तो हम कैसे उसको मूव कर सकते हाँ हैं। जी, जाहिर बात है, ये हमारी जी तरफ जी से जी चली गई थी, मैं जुल्फिकार से भी बात कर लेता हूँ। जी, ठीक है, थैंक्स सर, रईस साहब थैंक यू। बात सुने, और जी कोई जी भी आपको हमसे रेलेवेंट किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आप मुझे बताएं कि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपने मार्केट जाना है, आपने किससे मिलना है, होता है ना कोई आप टारगेट लेकर आते हैं, आप मुझे पहले जी बेशक जी, ईमेल में डिटेल में बता दें ताकि हम उसमें ठीक आपको होगा मजीद सपोर्ट कर सकें। जी, ताकि आप ठीक होगा समझे कि आप ही के यहाँ पे ना आपकी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, ताकि आपको एक जी जी प्रॉपर सपोर्ट यहाँ से बिल्कुल मिल सके। जी। अच्छा अली साहब, मैंने ना आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, मे बी आपका नंबर कुछ चेंज हो गया व्हाट्सएप का, अगर कोई नंबर ये चेंज मेरे हुआ है तो वो चेंज नंबर शेयर कर दें। हाँ जी, इसमें जो पाकिस्तान वाला व्हाट्सएप है वो बंद हो गया हुआ है, वो 1 साल से बंद ही है, तो आप मेरे नंबर पे ग्रुप में शेयर कर लें। चले प्लीज, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी और किसी को क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो प्लीज कर सकते हैं। और सर अली तमकीन भट्ट ने चैट बॉक्स में अपना नंबर भी शेयर कर दिया, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। किसी और कोई कमेंट हो और या क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क इट जी। सर शुएब अनवर ने भी अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट अटैची सेनेगल और ट्रेड इन्वेस्टमेंट अटैची नाइजीरिया के नंबर्स नोट डाउन कर सकते हैं। For any kind of future correspondence or the guidance which you may require. Thank you very much, everyone. Mr. Shoaib Anwar, Trade and Investment Attaché Senegal, Mr. Ali Tamkeen Bhat from Nigeria, Mr. Ramiz Dar, Chairman PEFMA, Ehsan Mushtaba Saab, Secretary General PEFMA, Nabil Ilyas Saab of GFC Fans, Zahir Saab, who was representing Super Asia, Wasiuddin Sheikh Saab, Usman Rashid Saab, and all the other participants. Thank you very much for your time and very informative discussion today. We will ensure that we will keep on having these informative discussions in future as well. Thank you very much, Ji. With this, the session is hereby concluded. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.